हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज बिहार डीएलएड 2026 के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 1/4/2024 से पूछे गए हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। ये धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, एक नंबर में ए नंबर ऑप्शन है ध प्लस आत्मा, धात्म प्लस आ, सी नंबर में धर प्लस आत्मा, डी नंबर में है धर्म जोर आत्मा। इसका आंसर हो जाएगा आपको धर्म प्लस आत्मा। धर्म और आत्मा मिलकर धर्मात्मा बनता है। दो नंबर क्वेश्चन है कि समास में कुल कितने पद होते हैं। समास में कुल कितने पद होते हैं। एक नंबर ए नंबर ऑप्शन है 3, दो नंबर बी नंबर ऑप्शन है 4, सी नंबर ऑप्शन है 5, डी नंबर ऑप्शन है 2। तो समास में कुल कितने पद होते हैं। तो समास में कुल 2 पद होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, समास में कुल 2 पद होते हैं। जैसे राजा का भवन यानी राजभवन, राजभवन में 2 हो गया। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है। यज्ञशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व पुरुष या द्विगु। डी नंबर में है कर्मधारय। तो यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तत्पुरुष। यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर को ज़्यादा ही बड़ा है, इसको हम छोटा कर देते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दें। यानी भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, हिमालय इसका प्रहरी है। हिंद महासागर उसके चरण पर रखता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्ण, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति माँ का सपूत है, सबकी प्रिय भारत माता। इसमें क्या अंडरलाइन किसको किया, सपूत किया हुआ है। यहाँ सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है। सपूत में कौन उपसर्ग है। तो पुत में मिलके स बना है, सपूत स उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ, ए नंबर ऑप्शन है विधिवाचक, बी नंबर में है संदेहवाचक वाक्य, और सी नंबर में है इच्छावाचक वाक्य, और डी नंबर में है संकेतवाचक वाक्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। तो मैं पढ़ रहा हूँ ये विधिवाचक का उदाहरण है। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक कहते हैं। जिस वाक्य से किसी होने का बोध हो उसे विधिवाचक कहते हैं। यानी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ना काम है, यहाँ पर किसी हो रहा है, यानी पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर, तो विधिवाचक ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एनेक्चर के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। ये एनेक्चर के लिए कौन सा परिभाषित शब्द नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है अनुलग्न, बी नंबर में है परिशिष्ट, सी नंबर में है असंजक, डी नंबर में संकलन। तो परिभाषिक जो है शब्द संकलन, प्रविष्टि नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा संकलन। ठीक है, संकलन, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 5 भेद होते हैं कि बी नंबर 6 भेद, सी नंबर में 7 भेद, डी नंबर में 8 भेद। तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सम्राटी, सम्राज्ञी, राजकुमारी या रानी। तो सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो सामग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामग्री, सामग्री। अगला क्वेश्चन है चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये चादर से बाहर पैर पसारने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है चादर ओढ़कर सोना, बी नंबर ऑप्शन है चादर से पैर ढकना, सी नंबर में कंजूस होना, 4 नंबर में है कि आय से अधिक व्यय, आय से अधिक व्यय। तो चादर से अधिक पैर पसारना इसका मतलब होता है आय से अधिक व्यय करना। जितना आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा होता है, यानी जितना पैर है उतना चादर ही फैलाओ, ये बात है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए नंबर ऑप्शन है मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। बी नंबर ऑप्शन है बेटी पराए घर का धन होती है। सी नंबर में भारत में अनेकों राज्य है। डी नंबर में प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अनेक राज्य है और अशुद्ध भाग कौन सा हो जाएगा? तो भारत में अनेकों राज्य है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में अनेक राज्य होगा, इसका सही होगा, शुद्ध होगा, लेकिन अशुद्ध ही दिया हुआ यहाँ भारत में अनेकों राज्य है, बाकी सब शुद्ध है। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, ये भी शुद्ध है। बेटी पराए घर का धन होती, ये भी सही है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, ये भी शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, भारत में अनेकों राज्य है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द को पदबंध किया है। यानी दरवाजा खोला जा सकता है कौन सा है? ए नंबर में संज्ञा पदबंध, बी नंबर में है क्रिया पदबंध, सी नंबर में है सर्वनाम पदबंध, डी नंबर में है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रिया पदबंध। यहाँ खोला जा सकता है यानी का क्रिया हो रहा है, यानी काम हो रहा है, खोलने का काम हो रहा है, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी क्रिया पदबंध। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो वाच्य का शब्द एक नंबर में है वचन, बी नंबर में है बोली, सी नंबर में है बोलने का विषय, डी नंबर में है कहावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोलने का विषय। वाच्य का मतलब बोलने का विषय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तुमसे बोला नहीं जाता वाच्य किस वाक्य का उदाहरण है? एक नंबर में कृतवाचक, बी नंबर में है क्रमवाच्य, सी नंबर में भाववाच्य, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। तुमसे बोला नहीं जाता, तो ये भाववाचक संख्या भाववाचक हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, यानी भाव के अनुसार हो, तुमसे बोला नहीं जाती, ये भाव है, इसका भाव के अनुसार बोला जाए, तुमसे बोला, कोई कर्म के हिसाब से इससे नहीं बोला गया, इसलिए भाववाचक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो क्या होगा? अभिधा शक्ति द्वारा, बी नंबर में है व्यंजना शक्ति द्वारा, सी नंबर में है लक्षणा शक्ति द्वारा, डी नंबर में कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सूर्य अस्त हो रहा है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ है ग्रहण किया गया है वो है व्यंजना शक्ति द्वारा। किसके द्वारा है? व्यंजना शक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी व्यंजना शक्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को सिवान निद्रा सोने वाला कहा गया है। यानी कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को सवान निद्रा सोने कहा गया है, इस कथन में शब्द शक्ति क्या है? ए नंबर ऑप्शन है अभिविधात्मक अर्थ, बी नंबर में लक्षणात्मक अर्थ, सी नंबर में दो विकल्प सही है और डी नंबर में क्या कर रहा है? व्यंग्यार्थक। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा आपको व्यंग्यार्थक हो जाएगा, व्यंग्यार्थक शक्ति शब्द है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बेर खाती थी बे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी बे और 3 बेर खाती है। ए नंबर ऑप्शन है यमन अलंकार, बी नंबर में है उपमा अलंकार, सी नंबर में है रूपक अलंकार, डी नंबर में उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा आपको यमन अलंकार। यानी बेर इस शब्द में 2 बार आ गया है, बेर यहाँ भी आया, यहाँ भी बेर आया है और यहाँ भी बेर आया है। तो जिस वाक्य में 2 बार आ जाए उसे यमन अलंकार कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यमन अलंकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन है, यानी अलंकारों का सिरोत्न किसको माना गया? सिरोत्न अलंकारों का सिरोत्न किसे माना गया है? एक ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन उपमा, बी नंबर में रूपक, सी नंबर में यमन, डी नंबर में उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा, इसका आंसर हो जाएगा उपमा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सिर झुका नियति की मान ली
यह बात स्वयं ही मुरझा गया, तेरा हृदय जलजात उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ए नंबर ऑप्शन है उपमा, बी नंबर में श्लेष, सी नंबर में रूपक और डी नंबर में उत्प्रेक्षा। इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। यानी सिर झुका नियति की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। यानी हृदय जलतात, हृदय उपमेय पर जलतात यानी उपमान का उपभेद आरोप किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूपक, ऑप्शन नंबर सी रूपक। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति अश्लीलु मन सरोज बूढ़ी जाय में अलंकार है। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर है ऑप्शन है रूपक, बी नंबर ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सी नंबर में उपमा, डी नंबर में श्लेष। इसका आंसर हो जाएगा आपको रूपक, इसका भी आंसर रूपक हो जाएगा। यानी ये चार ऑप्शन को याद रख लीजिए आप, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और श्लेष। ये चारों जो ऑप्शन इसका सारा टॉपिक से लगता है क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो इसको एक बार सब्जेक्टिव थ्योरी के तौर पे जाकर वीडियो क्लास देख लीजिएगा कोई भी यूट्यूब चैनल पे, और इसका पूरा निचोड़ इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि मानहु विधि तन इच्छ छवि, सोच राखिबे काजू, दृक्पाठ पोंचन कौ करे, भूषण पायदान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए नंबर ऑप्शन है रूपक, बी नंबर में यमन, सी नंबर में उत्प्रेक्षा, डी नंबर में श्लेष। इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई ऐसी अद्भुत बेला, न करो सका न वहीं सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए नंबर ऑप्शन है विभावना, बी नंबर में यमन, सी नंबर में रूपक, डी नंबर में विरोधाभास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विरोधाभास। क्या हो जाएगा? विरोधाभास, विरोधाभास इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो तगन में एक लघु और दो गुरु वर्ण होते हैं, जिनका वर्ण क्रम है यदि गुरु मध्य गुरु अंत लघु का चिन्ह हो जाएगा आपको ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस लगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो एक लघु और दो गुरु वर्ण होते हैं। तो लघु का जो हो जाएगा, ठीक है। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भवन, एक नगन, दो तगन तथा दो गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं? एक नंबर है मंदाक्रांता, बी नंबर ऑप्शन है बसंत तिलका, डी नंबर में मालिनी, सी नंबर में मालिनी और डी नंबर में सवैया। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाक्रांता, यानी मंदाक्रांता हो जाएगा इसका आंसर, मंदाक्रांता हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य सौभाग्य कर्तारो धर्मा गुण एक किसका कथन है? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, काव्यो सौभाग्य कर्तारो धर्मा गुण एक किसका कथन है? ए नंबर ऑप्शन है वामन, बी नंबर में है मम्मट, सी नंबर में है भरत मुनि, डी नंबर में है कुंतक। इसका आंसर हो जाएगा आपको वामन, वामन का कथन है ये। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के ऑप्शन नंबर है 1 3, बी नंबर में है 2, सी नंबर में 4, डी नंबर में है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलम्बानी भाव होते हैं, दूसरा उद्दीपन विभाव होते हैं, ठीक है। अब मैथ के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन कह रहा है, एक पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय नहीं है, इन्हीं चारों में से √7 क्या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय नहीं, जो परिमेय है। तो परिमेय कौन कौन संख्या हो जाएगा? √13 होगा कि √7 होगा कि √25 होगा कि √31 होगा? नहीं, परिमेय संख्या कौन है? 7 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता। √13 का भी नहीं निकलेगा, √31 का भी नहीं निकलेगा, लेकिन √25 का वर्गमूल निकलता है। √25 का वर्गमूल 5 आता है और 5 की बटा में 1 यानी p/q के रूप में है। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी ये तीनों अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 27 क्या कहता है, रेट लेते हैं कि यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। यानी आपको भाजक दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तो हमको भागफल निकालना है। तो भागफल बराबर फॉर्मूला होता है एक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेष। तो भाज्य दिया हुआ है आपको 379 बराबर 47 भाजक दिया हुआ 47 भाग देने गुना भागफल को हम x मान लेते हैं और जोड़ 3 दिए हुआ है। अब ये गुना में है इधर भाग में, ये जोड़ में है इधर घटा में हो जाएगा। 379 में 3 घटाएंगे तो 376 हो जाएगा। 376 बराबर 47x, ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा। 376 बटे 47 बराबर x, इसलिए x बराबर जो हो जाएगा आपको 8 आ जाएगा। भाग देने पर 8 आता है, तो x का मान यानी भागफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागफल 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि HCF 54 और 78 का 6 हो तो LCM 54 78 का मान क्या होगा। यानी HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो हम चेक करते हैं निकाल कर। तो LCM अगर HCF दिया हो, LCM निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटे HCF, ठीक है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 54, दूसरा दिया हुआ है 78, ठीक है। उसके बाद HCF कितना 6 दिए हुआ है, तो हम 6 नमा 54 हो कट जाएगा। अब बचा 9 गुना 78। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 7 नंबर 9 7 63 और 63 7 कितना हो जाएगा 70, यानी 702 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 702। 702 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 702। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फॉर्मूला होता है -b/a, तो बराबर -b क्या होगा, इसमें एगो a ये होगा, यहाँ b होगा, ये c होगा, ये d हो जाएगा, ठीक है। तो -b, तो 7 दिया हुआ, माइनस में 7 दिया हुआ b, फॉर्मूला वो माइनस होता है तो माइनस पहले से -7 दिया हुआ है, और एक यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणांक में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो गुणांक कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा, तो -7 और -7 +7 हो जाएगा, यहाँ पे +7 हो जाएगा। तो अब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। दोनों के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या हो जाता है, यानी एक शून्य इतना दिया हुआ शून्यक अल्फा बराबर 1/बीटा ये होना चाहिए, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -b बराबर 1 होगा कि नहीं, और ये गुना कर देंगे तो आपको, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे तो -b यानी b बराबर -1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से हम समझाते हैं फिर से कि अल्फ़ा बीटा दोनों के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/1 होता है, तो हम अल्फ़ा बीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 2 से चलेंगे, जहाँ 1 है वहाँ पर अल्फ़ा बीटा रख देंगे,
ए प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिएगा तो माइनस बी बराबर 1 आ जाएगा आंसर इसका। तो चलिए हम इसका आंसर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण क्या कहलाता है? तो वह समीकरण क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है। वह क्या कहलाता है? विरोधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण mx प्लस बी वाई प्लस n बराबर 0 हो तो कितने अधिकतम हल संभव है? एक है कि दो कि अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा वाला जो समीकरण आएगा रैखिक समीकरण और जो mx प्लस बी वाई प्लस n बराबर 0 तो इसमें अनंत हल होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 6 समीकरण 8x प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 के हल तब तो a का मान क्या होगा? तो 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर, 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो x का मान कितना दिया हुआ है? x का मान जो दिया हुआ 1, y का मान 6, हम मान रख देंगे। तो 8 माइनस ए वाई का मान 6 दिया तो ए 6 प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0 कर सकते हैं ना। उसके बाद हम इसका कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस 6 प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, इसको हम चलो बे हाँ इसको ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0 कर देंगे। ए कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस है। उसके बाद हम a माइनस 2 करेंगे एक बार, फिर एक बार a माइनस 4 बराबर 0। दोनों में एक बार 0 लेंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा, a बराबर 4 आ जाएगा। नहीं, a का मान 2 और 4 दोनों आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 और 4 किस में? ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4 दोनों है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर क्या होगा? इसका मान पूछा गया है। तो हम फिर इसी तरह से बनाएंगे। दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc फार्मूला होता है कि नहीं? 3abc समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। उसका दिया हुआ है ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी दिया हुआ है। तो इस दोनों का एलसीएम जो करेंगे तो आएगा ए बी सी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आएगा। अगर कीजिएगा तो 3abc ये वाला फॉर्मूला आता है इसका। उसके बाद ए बी सी कट जाएगा बराबर 3 आएगा इसका आंसर। 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपया के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16:15 हो जाएगा। ठीक है,
16:15 निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया तथा एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर वह घड़ी 550 रुपये 80 पैसे में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरे क्रमिक बट्टे का मान कितना होगा। दूसरे क्रमिक बट्टे का मान निकालने के लिए आपको इसका मूलधन का फॉर्मूला लगाना होगा और अमाउंट का, उसके बाद वहाँ लगाने के बाद इसका आ जाएगा 15% आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है